Welcome to our channel South City PCMB. So we have covered सेल, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। मैंने आपको कल हिस्ट्री ऑफ सेल, जितनी भी चीज़ें थी जो कि एक बेसिक नेसेसिटी होती है जानने के लिए, वो मैंने कल आपको बता दिया। आज हम कंटिन्यू करेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल से। आगे कल हमने सेल पढ़ लिया, अब सेल की डिटेलिंग थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। कंपोनेंट, मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो 3 होते हैं। पहला हमारा सेल मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म। कल भी मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी, आज आगे कंटिन्यू करते हैं। जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है सेल की, बाहर की जो आउटर बाउंड्री होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट को की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और जो अंदर लिक्विड भरा होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये 3 हमारे मेन कंपोनेंट हैं। हम न्यूक्लियस को हेड क्वार्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेन जो हेडक्वार्टर है, कोई भी एक्टिविटी अगर सेल में हो रही है तो वो इसके कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में होती है। कोई भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म की जा रही है, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, एनर्जी फॉर्मेशन या फिर एक्सक्रीशन, कोई भी लाइफ प्रोसेस वाली एक्टिविटी अगर सेल परफॉर्म करती है तो इसके ही कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में परफॉर्म करती है, यानी कि कंट्रोलिंग मैकेनिज्म यही है। इसीलिए इसको हम लोग हेड क्वार्टर ऑफ द सेल कहते हैं। फ्लूइड हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। अब थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन के डिस्कशन में, यानी कि आगे सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा ब्रीफ में, थोड़ा सा डिस्कस वे में पढ़ते हैं। तो ये हमारी जो मेम्ब्रेन होती है 3 तरह की होती है। एक हमारी होती है फ्रीली परमिएबल, दूसरी होती है सेमी परमिएबल और तीसरी होती है हमारी सेलेक्टिवली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल का मतलब होता है कि पब्लिक प्लेस, जहाँ पर हम किसी से भी मिल सकते हैं, कोई भी जा सकता है, रोड पे कोई भी ट्रैवल कर सकता है। दूसरा आता है किसी का घर में सेलेक्टेड लोग ही इंटर कर सकते हैं, हर किसी को नहीं बुलाया जा सकता। जिसको आप जानते हैं, पहचानते हैं, वो ही एंट्री ले सकता है। तो वहाँ पर सेलेक्टेड मेंबर्स ही अंदर जा सकते हैं। वो हो गया हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि सेलेक्टिव लोग ही पार्टिसिपेट या उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। और उसी घर में अगर लेडीज संगीत होता है तो सारे मेंस बाहर और सारी लेडीज अंदर, यानी कि उसमें क्या हो गया, आधे लोग बाहर और आधे लोग अंदर। सेमी परमिएबल, यानी कि या तो सॉल्वेंट जाएगा या सॉल्यूट जाएगा, सेमी परमिएबल। तो उसी तरह से जो मेम्ब्रेन होती है वो 3 तरह की होती है। फ्रीली, यानी कि जब कोई भी सब्सटेंस अंदर बाहर जा सकता है, मूवमेंट कर सकता है, या तो अंदर या अंदर से बाहर, उसको हम कहते हैं फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। जब आधी चीजें, यानी कि या तो सॉल्वेंट जाए या सॉल्यूट जाए, उसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जब कुछ ही चीजें, कि कुछ ही मटेरियल या कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ किया जाता है अंदर जाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हम जो सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे वो हमारी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये सेलेक्टेड, इट अलाउज ओनली सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स और सेलेक्टेड मटेरियल टू कम इन और आउट ऑफ द सेल। ये कि सिर्फ सेलेक्टेड मटेरियल को ही एंट्री देती है या फिर बाहर निकालती है। दूसरा हमारा आता है, अब पहले तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर और ये फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर बाउंड्री होती है, ये ही शेप प्रोवाइड करती है कि सेल का शेप कैसा होगा, क्योंकि ये सबसे बाहर, यानी कि बाउंड्री है, सबसे बाहरी लेयर होती है, तो ये प्रोटेक्शन भी देती है। तीसरा इसका क्या काम होता है, सेपरेट करना, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो इंटरनल चीजें हैं उनको सेपरेट करता है। इट सेपरेट्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्रॉम द इंटरनल सेल ऑर्गेनेल्स, या फिर इनसाइड मटेरियल को भी ये सेपरेट करता है। दूसरा इसका फंक्शन यही है कि प्रोटेक्शन देता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो सेपरेशन है वो देता है। इसी सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन से बना होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो हमारी होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जो प्रोटीन हमारा होता है प्लाज्मा प्रोटीन। यही कारण है इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम लोग प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, क्योंकि जो लेमा वर्ड होता है वो हमारा मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। दूसरा आते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल बाउंड्री है और यहाँ पर डबल बाउंड्री है। इसका मतलब 2 बाउंड्री से मिलकर के ये न्यूक्लियस बना होता है, यानी कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर न्यूक्लियस होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता भी है 1 मार्क में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज
डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, उसमें आपका न्यूक्लियस भी आता है। तो न्यूक्लियस भी हमारा डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है। कुछ वहां पर पोर्स पाए जाते हैं, जैसे हमारे में नॉस्ट्रल्स में पोर्स होते हैं, नोज में पोर्स होते हैं, क्यों? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए। हमारे पास माउथ होता है ईटिंग के लिए, उसी तरह से इनके एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए, चाहे वो गैसेज हो या कोई सब्सटेंस का इनसाइड या फिर आउटसाइड मूवमेंट हो, उसके लिए यहाँ पर कुछ पोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उस पोर्स को, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पोर हैं, इसीलिए इन पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। और ये अलाउ करते हैं, या फिर इनका फंक्शन ये होता है कि ये प्रोवाइड करते हैं मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म तक जो भी मूवमेंट होता है सब्सटेंस का, वो इन पोर्स के ही थ्रू होता है। तो इनका फंक्शन ये होता है। दूसरी बात, न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है हमारा, वो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। इसका मतलब जितनी भी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन जाएगी, वो इस क्रोमैटिन मटेरियल में ही कलेक्ट होकर के जाएगी। क्रोमैटिन मटेरियल passes the information from parents to their offspring। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी कैरेक्टर्स आप डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो जीनोटाइप के हो या फिर मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, या इनसाइड कोई भी डिजीज हो गई, या जो भी चीज़ें आप पेरेंट्स के अंदर हैं, वो ऑफस्प्रिंग तक क्रोमैटिन मटेरियल के थ्रू ही जाती हैं। इसके अंदर एक और डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये भी एक स्ट्रक्चर होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है। तो बहुत सी चीज़ें इस न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं, जो मैंने आपको बता दी। बाहर हमारा होता है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में आपका राइबोसोम हो गया, बहुत सारे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, बहुत से होते हैं। सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है हर किसी ऑर्गेनिज्म की, ये प्लांट्स और एनिमल सब में पाई जाती है। लेकिन प्लांट्स के अंदर एक खूबी होती है, उनके पास सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और कवरिंग होती है आउटर लेयर की। उनके पास एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो ये जो एक्स्ट्रा लेयर प्लांट्स के पास आ जाती है, जो कि उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। रिजिडिटी का मतलब होता है कि हार्डनेस प्रोवाइड करना। हमारी जो लेयर होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लेयर होती है, वो हार्ड नहीं होती है, जबकि इनकी जो लेयर होती है, प्लांट्स की लेयर होती है, वो रिजिडिटी जो सेल वॉल के कारण आती है, उसके कारण वो हार्ड हो जाती है। तो प्लांट्स के पास हमारा सेल वॉल भी होता है। अब ये जो सेल वॉल होती है, ये अलग अलग चीज़ों से बनी होती है, जैसे फंगी की काइटिन की बनी होती है, प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है। अलग अलग मटेरियल की ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पाई जाती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट्स में सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। फंगी की किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है, तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। इस तरह से अलग अलग चीज़ों की सेल वॉल बनी होती है। ठीक है, अब इसका मतलब कभी कभी थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो आपके नोट, जो आप पैसे यानी कि मनी खर्च करते हैं, तो वो कागज़ होता है। कागज़ हमेशा पेड़ से आते हैं, वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल है वो सेलुलोज है। तो जो जिस पेज पे आप लिखते हैं वो भी सेलुलोज का बना है। जो नोट आप दे करके आते हैं, कॉपी लेकर के आते हैं, वो नोट भी सेलुलोज का बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलुलोज की सेल वॉल होती है, फंगी की काइटिन की बनी होती है। ये थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन। सेल वॉल जो होती है किसकी बनी थी, ये आपको पता चल गया। फंक्शन क्या होता है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और बाहर ये शेप भी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि आउटर स्ट्रक्चर है, जो भी बाहर के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक शेप प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी ये शेप प्रोवाइड करता है। लेकिन ये सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती हैं, ये एनिमल्स में नहीं पाई जाती। एनिमल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन is the outer boundary in case of animals, but it is next to outer in plants। ये next to outer होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में तो बाहर सेल वॉल आ जाती है, तो next to outer इसको हम कहते हैं। तो ये बात थोड़ा सा, अगर next to outer आ रहा है तो ये प्लांट्स का है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और अगर आउटर बाउंड्री है तो यानी कि एनिमल्स की बात हो रही है। उसके बाद में व्हाट हैपन्स व्हेन के भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसके लिए जैसे अभी आगे हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन के बेसिस पे कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है
कि कितना अमाउंट सॉल्यूट हमने डाला है सॉल्वेंट में। सॉल्यूट आप चीनी या नमक ले लीजिए, सॉल्वेंट आप वाटर ले लीजिए, कितना आपने नमक डाला, नमक कम डाला, बराबर डाला या बहुत ज़्यादा डाल दिया, उस बेसिस पे उसका कंसंट्रेशन डिफाइन किया जाता है। तो हम सोल्यूशन में यानी कि डिफरेंट बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन में सेल को डुबोते हैं तो क्या होता है, बहुत कम वाले सोल्यूशन में डुबोते हैं तो क्या होता है, और जितना सेल के अंदर कंसंट्रेशन है बाहर भी सोल्यूशन का उतना ही कंसंट्रेशन है, जब ऐसे सोल्यूशन में उसको डिप करते हैं तो क्या होता है। तो 3 तरह के सोल्यूशंस होते हैं, पहले आप वो जान लीजिए। पहला जो हमारा होता है वो होता है हाइपरटोनिक, दूसरा होता है आइसोटोनिक और तीसरा होता है हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक, ये वर्ड बहुत सुना सुना लग रहा है। हाइपर होना यानी कि गुस्सा आना, तो गुस्सा कब आता है, जो बीपी के पेशेंट होते हैं यानी कि जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। तो जब सॉल्यूट यानी कि सॉल्ट या शुगर, जब भी सॉल्ट और शुगर ज़्यादा होगा यानी कि मोर अमाउंट में आपका ये होगा वाटर से, यानी कि जो भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है सॉल्ट या फिर शुगर को, जो कि एक सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर क्या होगा, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूट ज़्यादा सॉल्वेंट कम, सॉल्यूट ज़्यादा सॉल्वेंट कम। इसका जस्ट उल्टा हाइपोटोनिक में होता है, यानी कि सॉल्वेंट ज़्यादा सॉल्यूट कम, ये होता है हमारा हाइपोटोनिक। उसमें हुआ था जस्ट इसका ऑपोजिट, यहाँ पर सॉल्ट शुगर ज़्यादा था, यहाँ पर क्या होगा, सॉल्ट शुगर कम हो जाएगा और वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, एकदम पता ही ना चले कि नमक है या चीनी है। तो वो जो सोल्यूशन होते हैं वो हाइपोटोनिक होते हैं। और जब एकदम बराबर यानी कि जितना सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है या जितना सॉल्वेंट का अमाउंट है उतना ही हमारा सॉल्यूट का अमाउंट होता है। जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो इक्वल यानी आइसो का मतलब होता है सेम, सिमिलर या इक्वल। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के बराबर होते हैं, एकदम बराबर मात्रा में होते हैं, उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। आपको मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो उसी सेल मेम्ब्रेन से ही किसी भी मटेरियल का इनसाइड जाना यानी कि अंदर जाना और बाहर आना, ये दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें पोर्स पाए जाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स होते हैं जिसके थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज होता है, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस वहां पर देखा जाता है। मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस 2 प्रोसेस के थ्रू ही होते हैं। किसी भी सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है वो 2 प्रोसेस के थ्रू होता है। पहला डिफ्यूजन, और दूसरा होता है हमारा ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या होता है कि यहां पर मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जो कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है। यानी कि इसको अगर अच्छे से लिखें तो ये तो एक प्रोसेस है, सबको पता है, अभी बताया। तो प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, ये जो होता है ये हमारा होता है डिफ्यूजन प्रोसेस, जिसमें सब्सटेंस का मूवमेंट होता है हाई टू लो कंसंट्रेशन में, लेकिन जो मूवमेंट होता है वो हमारा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जो लगातार प्रोसेस चलती रहे, सडन। वो जो प्रोसेस होती है वो हमारी क्या होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। दूसरा आता है हमारा ऑस्मोसिस। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे भी हाई टू लो ही कंसंट्रेशन होता है, सब्सटेंस भी मूव करता है हाई टू लो ही,
लेकिन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी कि दो तरफ अगर सब्सटेंस रखे हैं तो बीच में एक सेमी परमेबल SPM को लगा दिया जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो मूवमेंट होता है किसका, वाटर का, सब्सटेंस का नहीं, यहाँ पर मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। जब भी कभी मूवमेंट ऑफ वाटर का जिक्र हो और वो भी एक SPM के थ्रू, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में दो चीज चेंज हो गई। पहला तो हमारा हुआ कि सब्सटेंस के जगह पे वाटर का आ गया, यानी कि वहां पर सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा था, यहां पर वाटर का मूवमेंट होगा, स्पेसिफिकली वाटर ही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। किसके थ्रू, SPM के थ्रू। वाटर और SPM जरूरी है, कहां से, हाई टू लो कंसंट्रेशन में यहां पर मूवमेंट होता है। इसी का उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी उल्टा, जब भी RO वाटर जो आप में प्यूरिफायर में लगा होता है उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, तो जस्ट उसका ऑपोजिट। ठीक है, तो ये हमारा था। इन्हीं दो प्रोसेस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन में जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस का वो होता है। पानी यानी कि वाटर अंदर बाहर कैसे जाता है, ऑस्मोसिस के थ्रू, और कोई भी सब्सटेंस अंदर बाहर कैसे जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू। दो चीजें हैं। डिफ्यूजन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होता है एग्जाम्पल में सेल मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर, वो हमारा हो गया डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। इसके बाद में ऑस्मोसिस में एक और छोटा सा क्वेश्चन आता है कि ऑस्मोसिस जो होता है वो एक स्पेसिफिक टाइप है डिफ्यूजन का, मतलब वाटर चेंज कर दिया गया, बाकी इसी का एक टाइप है। तो आज हमने थोड़ा सा आपका कंटिन्यू किया है, आगे का लेक्चर हम कल देखेंगे। थैंक यू।